हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटरमीडिएट फिजिक्स के सिलेबस के बारे में, और कितना अब जो मॉडिफाइड सिलेबस आया है वो कितना है, कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, उन सब के बारे में हमने कल जाना था। और उसी क्लास को यानी फिजिक्स की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए आज से पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज चैप्टर को। तो सबसे पहले देखते हैं। तो हमने आपको कल ही बताया था कि हमने अपनी जो फिजिक्स है उसको दो पार्ट्स में बांटा हुआ है, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमारा 1 यूनिट से 8 यूनिट तक, यानी कि अध्याय 1 से अध्याय 8 तक की जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो फिजिक्स फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं, यानी कि पार्ट 1 के अंतर्गत आते हैं। अब इनका एग्ज़ाम तो एक ही होता है, लेकिन इनको दो भागों में पढ़ा भी जाता है और दो भागों में बांटा भी गया है। और उसके बाद जो पार्ट 2 आता है, जो पार्ट 2 होता है इसका, तो वो है यूनिट 9 से 15 तक। इसको हम पार्ट 2 में रखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 2 यानी कि फिजिक्स सेकेंड, जिसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 9 यानी कि यूनिट 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र के बारे में। तो ये जो अध्याय 9 के अंतर्गत आने वाले जो टॉपिक हैं, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे सीरियल वाइज। और जब ये पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, और अदर बुक से भी मल्टीपल टाइप क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड जो हैंड रिटन नोट्स हैं और जो पीडीएफ हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप पीडीएफ और हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं ये पूरी तरह मॉडिफाइड है और एनसीईआरटी पैटर्न पर ही ये बेस्ड है, तो उसी के अनुसार हम पढ़ेंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे अध्याय 9 में कौन कौन से टॉपिक हैं और किन किन टॉपिक के बारे में हमको पढ़ना है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आती है प्रकाशिकी, यानी पार्ट 2 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के बारे में, जो कि है हमारी प्रकाशिकी, जिसमें कि चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। जो हमारी अदर बुक्स आती हैं, यानी एनसीईआरटी के अलावा जो हमारी अदर बुक्स आती हैं, उनमें इन टॉपिक्स को पर्टिकुलर अलग अलग चैप्टर के रूप में उसमें दिया हुआ है, यानी इनको एक चैप्टर के रूप में उस बुक में दिया हुआ है। लेकिन जो हमारा एनसीईआरटी पैटर्न है उसमें एक ही यूनिट के अंदर सारे जो उससे रिलेटेड, उससे लिंक जो चैप्टर हैं उनको एक में ही शामिल कर दिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया है। तो हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे, यानी अपने न्यू पैटर्न के हिसाब से ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम क्या होती है प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले बेसिक जानते हैं, थोड़ा सा बेस जानते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश के गुणों और प्रभावों का अध्ययन किया जाता है उसे वो प्रकाशिकी कहलाती है। तो आप जानते होंगे विज्ञान की शाखाएं होती हैं कई सारी, भौतिक, रसायन, जीव और बहुत सारी शाखाएं होती हैं। तो उनमें ही भौतिकी में भी जैसे ऊष्मा है या अन्य जो शाखाएं हैं, तो उसी में एक आती है प्रकाश, जिसमें प्रकाश की रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होती हैं, प्रकाश के गुण हैं, प्रकाश के प्रभाव हैं, प्रकाश की घटनाएं हैं, उन सभी का जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसको हम कहते हैं प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स। और ये दो प्रकार की होती है, दोनों ही हमारे सिलेबस में है। तो इसमें पहली है किरण प्रकाशिकी और दूसरी है तरंग प्रकाशिकी, यानी कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो इन दोनों के बारे में हमको पढ़ना है। तो ये जो किरण ऑप्टिक्स है यानी कि रे ऑप्टिक्स है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसी यूनिट में, यानी कि यूनिट 9 में। इससे रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो हम पढ़ेंगे यूनिट 9 में। और जो हमारी तरंग प्रकाशिकी है इसको हम यूनिट 10 में पढ़ेंगे। जो इसके बाद यूनिट आएगी उसमें है तरंग प्रकाशिकी से रिलेटेड टॉपिक्स। तो कौन कौन से टॉपिक किरण प्रकाशिकी में आते हैं, कौन कौन से तरंग प्रकाशिकी में आते हैं, इनको भी अच्छी तरह से जानना जरूरी है। तो हम इनको भी देख लेते हैं इधर। तो जो हमारा किरण प्रकाशिकी है उसके अंतर्गत आता है हमारा परावर्तन है और अपवर्तन है, उसके बाद वर्ण विक्षेपण, और अपवर्तन का ही एक भाग होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और वर्ण विक्षेपण के बाद प्रकीर्णन। तो ये जो सारी घटनाएं हैं, यानी ये जो टॉपिक्स हैं, ये सभी आते हैं किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत, यानी कि रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत ही आते हैं ये सभी टॉपिक्स। और तरंग प्रकाशिकी में यानी कि वेव ऑप्टिक्स में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो प्रकाश से रिलेटेड जो ये टॉपिक हैं, व्यतिकरण हो गया, विवर्तन और धूमड़।
तो ये जो टॉपिक हैं ये तरंग प्रकाशिकी से रिलेटेड टॉपिक हैं। तो इनको हम पढ़ेंगे किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत और इनको हम पढ़ेंगे तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम किरण प्रकाशिकी में जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो परावर्तन, जो हमारा न्यू सिलेबस आया है, जो 30% कम कर दिया गया है सिलेबस, उसमें परावर्तन को हटा दिया गया है। इसमें हम सीधे पढ़ेंगे अपवर्तन से। अपवर्तन से ही अपने जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं वो पूरी तरह से मॉडिफाइड और न्यू पैटर्न पर बेस्ड है। सबसे पहले हम अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें आगे अपवर्तन के बारे में क्या होता है। अपवर्तन, यहाँ पर इसकी डिफिनीशन लिखी हुई है, फिर हम अलग से आपको समझाएंगे भी। तो सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और परावर्तन में क्या होता था कि उसमें जब कोई प्रकाश किरण आती थी तो वो तल से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती थी या अन्य दिशा में लौट जाती थी, तो उसे हम कहते थे प्रकाश का परावर्तन। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है, ये विचलित हो जाती है और ये वापस परावर्तित नहीं होती है, तो इसको कहते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन। और ये डिपेंड करती है पूरी तरह से जो ये अभिलंब होता है, अभिलंब की ओर झुकना और अभिलंब से दूर हटना, ये उसके माध्यम पर डिपेंड करता है। अगर माध्यम विरल है तो वो अभिलंब से दूर हटेगी, माध्यम सघन है तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी। इसको हम फिगर से अभी अलग समझते हैं कि किस प्रकार से होता है प्रकाश का अपवर्तन, और इससे रिलेटेड जो हमारे टर्म हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो इसमें आता है आगे हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम एक अपवर्तक पृष्ठ बनाते हैं। ये क्या, ये है हमारा अपवर्तक पृष्ठ, यानी कि एक तल है, और फिर एक अभिलंब हम इसमें खींचते हैं। एक अभिलंब ये खींचा। अब एक किरण है जो आ रही है, ये किरण ये बिल्कुल सीधी आती है, पर यहाँ आप समझने के उससे समझ लीजिए थोड़ा सा। और ये जो कोण होता है इसे कहते हैं, इसे आई से डिनोट कहते हैं, ये होता है आपतन कोण। आपतन कोण होता है आई, और इसे हम मान लेते हैं किरण ए। और ये जो बिंदु आप देख रहे हैं, ये बिंदु यानी बिंदु बी, ये बिंदु बी क्या होता है, ये होता है हमारा आपतन बिंदु। ये होता है आपतन बिंदु, और यहीं से टकराकर अपने मार्ग से विचलित होकर नीचे दूसरे माध्यम में ये किरण चली जाती है। तो ये किरण चली गई, और ये जो कोण बना अभिलंब के साथ, इसे हम आर से डिनोट करते हैं, और इसे कहते हैं हम अपवर्तन कोण। इसे कहते हैं हम अपवर्तन कोण। तो इतने टर्म आपको इससे रिलेटेड याद रखने हैं। यहाँ पर है विरल माध्यम और यहाँ पर है सघन माध्यम। तभी आप देख रहे हैं ये अभिलंब की ओर झुक गई है, नहीं तो अगर विरल माध्यम होता तो ये अभिलंब से दूर हट जाती। तो यही है प्रकाश का अपवर्तन, ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से फिगर में। यहाँ पर आई क्या होता है, आपतन कोण, और आर अपवर्तन कोण, और इनसे रिलेटेड जो ये टर्म्स हैं ये आपको याद रखने हैं। अभी आगे जब अपवर्तन के नियम हम पढ़ेंगे तो उनमें इन टर्म्स का यूज होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं अपवर्तन के नियम कौन कौन से हैं हमारे अपवर्तन के नियम, उनको। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं, ये है। तो अपवर्तन के नियम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला नियम है वो है प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम है। आपतित किरण, जो हमारी ए थी, आपतित किरण आपतन बिंदु जो हमने आपको बताया था, उस पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसी टाइप से मिलता जुलता परावर्तन में भी दो नियम होते थे, तो उसमें एक नियम ये भी था इसी से मिलता जुलता। और इसका दूसरा जो नियम है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। अपवर्तन का जो सेकंड नियम है, यानी कि आपतन कोण की ज्या, सेकंड जो नियम है आपतन कोण की ज्या तथा एक निश्चित तरंग दैर्घ्य के लिए अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इतना जो यहाँ से यहाँ तक, ये इस पूरे को कहते हैं हम स्नेल का नियम, यानी कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या। आपतन कोण अपवर्तन कोण हमने पीछे जाना क्या होते हैं आपतन कोण और अपवर्तन कोण, उनकी ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, यानी यन से इसको डिनोट करते हैं। और इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसे ही कहते हैं अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं स्नेल का नियम। तो इसमें ये आप देख सकते हैं, इसमें आगे ये आप देख सकते हैं साइन आई अपन साइन आर है जो, तो साइन को ही कहते हैं हम ज्या,
साइन को ही कहते हैं हम ज्या, यानी कि ये जो साइन होता है इसे ही कहा जाता है ज्या। तो साइन आ ये हो गई आपतन कोण की ज्या अपान अपवर्तन कोण की ज्या, यानी कि साइन आर, उसका अनुपात क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है यानी कि यन होता है। यही होता है हमारा स्नेल का नियम और अपवर्तन का दूसरा नियम। यहाँ पर जो एन होता है उसको हम लिखते हैं 1n2। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि n2 अपान n1। और यहाँ पर n1 क्या है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक, और n2 होता है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और आगे हम अभी पढ़ेंगे कि अपवर्तनांक भी क्या होता है, उसकी भी डिफिनीशन हम आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं स्नेल के नियम का व्यापक रूप। स्नेल के नियम का व्यापक रूप आगे हम देखेंगे। और स्नेल के व्यापक रूप से कई सारे फॉर्मूले बनते हैं जिनका यूज हम आगे न्यूमेरिकल में भी करेंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो स्नेल के नियम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नीचे हमने पढ़ा स्नेल का नियम, अब हम पढ़ेंगे स्नेल के नियम का व्यापक रूप, यानी इससे रिलेटेड। तो अपवर्तन में आवृत्ति वहीं रहती है। तो इसका क्या मतलब है कि जब अपवर्तन की घटना होती है, यानी कि कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसका जो गुण हमेशा अपरिवर्तित रहता है, जो गुण कभी भी नहीं बदलता, वो होता है आवृत्ति। आवृत्ति कभी भी नहीं बदलती है। लैम्डा भी बदल जाएगा, यानी कि तरंग दैर्घ्य भी बदल जाएगी, वेग भी बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। अपवर्तन में आवृत्ति वही रहती है, सेम रहती है। और प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी तरंग दैर्घ्य भी बदल जाती है। तो यहाँ पर ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं, यानी कि व्यापक रूप साइन आई अपान साइन आर बराबर n2 अपान n1, इतना हमने पीछे पढ़ा भी, ये स्नेल का नियम है। और इसी से आगे हम लिंक कर देते हैं v1 अपान v2 बराबर लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2। ये सभी आपस में बराबर होते हैं। लैम्डा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लैम्डा है तरंग दैर्घ्य, और ये v क्या है यहाँ पर, तो v है वेग, यानी कि ये प्रकाश का वेग है v यहाँ पर। तो यही है स्नेल के नियम का व्यापक रूप। इसका यूज आगे न्यूमेरिकल्स में होगा जब हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड जो और सूत्र बनते हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें है किसी माध्यम में प्रकाश का वेग। अगर हमको किसी अन्य माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात करना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है v बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम का अपवर्तनांक। हमें अपवर्तनांक दिया गया है, मान लो हमको अपवर्तनांक 1.5 हमको अपवर्तनांक दिया गया है, और हमसे जल में प्रकाश की चाल पूछी है, यानी कि v पूछा गया है। तो इतना केवल हमको दिया गया। हमको हमेशा याद रखना है कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो हमेशा फिक्स होती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। ये हमको हमेशा लर्न रखनी है, क्योंकि कभी कभी ये न्यूमेरिकल्स में हमको दे भी देगा, कभी कभी नहीं भी दिया जाएगा। तो ये हमको वैसे भी याद रखनी है कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो अगर हमको v निकालना है तो हम ऊपर रखेंगे 3 × 10⁸ और नीचे 1.5, यानी कि अपवर्तनांक, और दशमलव उठा के यहाँ पर 0 लगाएंगे। 15 दूनी 30, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आ गई हमारी किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, यानी कि जल में प्रकाश की चाल। कोई भी माध्यम दिया हो, कुछ भी चाहे जो माध्यम दिया हो, जैसा सवाल दिया हो उसी प्रकार से हम लगा लेंगे। तो ये एक फार्मूला है जिसका यूज आगे आपको न्यूमेरिकल्स में मिलेगा। हमने यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा दिया है। और अगर दो आपस में तुलना दी गई हो, यानी कि अपवर्तनांक और वेग में संबंध की अगर बात की जाए, तो वहाँ पर सूत्र लगेगा v1 अपान v2 बराबर n2 अपान n1। यहाँ पर विपरीत होता है। यहाँ से हमको क्या देखने को मिल रहा है कि v प्रोपोर्शनल 1 अपान n है, यानी कि जो वेग है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है अपवर्तनांक के। तो इसी का यूज है। अब इसके व्यापक रूप में और जो सूत्र बनते हैं उनके बारे में भी हम देखते हैं। अब जो लैम्डा का यानी तरंग दैर्घ्य से रिलेटेड जो सूत्र है उसके बारे में भी हम यहाँ देखते हैं। तो λ2 पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य और पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यहाँ पर हमको क्या दिया जाएगा, एक प्रकाश की जैसे वायु में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य हमको दे दी गई, यानी λ1 हमको दे दिया गया और n दे दिया गया। तो λ2 निकालना है तो सूत्र हम लगाएंगे λ1 अपान n। ये आप देख सकते हैं λ2 बराबर λ1 अपान n। तो इससे हमको दूसरी किरण की यानी दूसरे माध्यम में प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है उसका भी यहाँ से पता चल जाएगा। या इसी सूत्र को आपस में जब रिलेटेड करेंगे, संबंध बनाएंगे, तो λ1 अपान λ2 बराबर n2 अपान n1।
तो उसी सूत्र से, यानी स्नेल का जो व्यापक रूप है, उसी से ये सभी फार्मूले आपस में निकलते हैं और इन्हीं से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है। तो आई होप ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और नीचे एक और पॉइंट दिया हुआ इंपॉर्टेंट, यदि आपतन अभिलंबवत है तो प्रकाश किरण बिना विचलित हुए उसी दिशा में आगे बढ़ जाती है, परंतु वेग बदल जाता है। तो हमने आपको पीछे समझाया था कि ये हमारा अपवर्तक पृष्ठ है, ये जब हम अभिलंब खींचते हैं, अगर किरण यहाँ से ना आकर सीधे अभिलंबवत ही चली जाती है तो उसको भी वो कुछ भी विचलित नहीं होती है, एक भी विचलित नहीं होती, सीधे निकल जाती है। तो यहाँ पर इसका वेग जो होता है वो चेंज हो जाता है। और अभी हमने पीछे आपको बताया था कि कौन सा ऐसा गुण है प्रकाश किरण का जो कभी भी चेंज नहीं होता एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, तो वो होती है हमारी फ्रिक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। आवृत्ति हमेशा अनचेंज्ड रहती है, अपरिवर्तित रहती है प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर। तो ये था अपवर्तन की जो दूसरा नियम और स्नेल के नियम, उसके बारे में हमने विस्तार से यहाँ पर जाना। अब हम जानते हैं क्या होता है अपवर्तनांक, यानी जो यन हम पीछे पढ़ते रहे हैं, तो ये क्या होता है और किस प्रकार से इसको निकाला जाता है। तो ये उन्हीं सूत्रों से बनता है, उन्हीं फॉर्मूले से बनता है। तो ये अपवर्तनांक यानी कि इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक यह दो प्रकार का होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो पीछे अभी हमने सूत्र पढ़ा था V बराबर C/N, ये सूत्र हमने पीछे भी पढ़ा था ना स्नेल के नियम का जो व्यापक रूप था उससे। तो इसी से n बना दिया गया, यानी कि अपवर्तनांक का सूत्र भी बना दिया गया N/C/V। यहाँ पर जब आपको अपवर्तनांक निकालना है तो इसको, ये जो C है ये हमेशा फिक्स रहती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमेशा फिक्स रहती है जो C है, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल। और यहाँ पर आपको दे दी जाएगी जल में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ है, और प्रकाश में चाल आपको पता है और हमको n निकालना है, तो हम n बराबर 3 × 10⁸ 2 × 10⁸ कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1.5, ये अपवर्तनांक आ जाएगा। तो इसी प्रकार से न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए जाते हैं। तो ये उसी का सूत्र दिया हुआ है। और आपको ये विशेष बात यहाँ पर याद रखनी है कि जो यह नया अपवर्तनांक ये हमेशा मात्रकहीन होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। जैसे प्रकाश की चाल है तो चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन यहाँ पर प्रकाश की चाल है निर्वात में और अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल है, दोनों आपस में यानी कि डिवाइड है, आपस में अपॉन में है, तो इसलिए ये आपस में कट जाएगी। इसलिए n जो होगा यानी अपवर्तनांक होगा वो मात्रकहीन राशि है, इसके साथ आप किसी भी मात्रक का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको जहाँ लिखा भी मिलेगा तो n बराबर 1.5 या अदर जो होते हैं वो लिखा मिलेगा, कभी भी इसके साथ मात्रक का यूज नहीं किया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक के बारे में जानते हैं, कुछ स्पेशल पदार्थों। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक दिए हुए हैं। यहाँ पर 17-18 लगभग पदार्थ दिए हुए हैं जिनके अपवर्तनांक भी दिए हुए हैं सीरियल वाइज। तो इनमें सभी को लर्न करना हमको ज़रूरी नहीं है, आप पढ़ भी सकते हैं। ये जो नोट्स आप देख रहे हैं तो ये आपको टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हो जाएंगे, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आप वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करके ये अपलोड कर सकते हैं जो हैंड रिटन नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं। तो इसलिए आपको अभी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है और सिर्फ समझना है, और आपको ये वहाँ पर अवेलेबल करा दी जाएंगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले समझ लेते हैं, इन कुछ ही टर्म्स का हमको यूज पड़ता है। आप जो पूरा सिलेबस है फिजिक्स का उसमें कुछ ही पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे जिनका अपवर्तनांक आपसे पूछा जाएगा, या वो जब न्यूमेरिकल देता है तो उसमें वो साथ में अपवर्तनांक भी दे देता है। तो आपको थोड़ी सी बस जानकारी इसके बारे में लेनी है ज़्यादा। वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो 1 पॉइंट समथिंग होता है, यानी कि लगभग 1 के ही बराबर हम मानते हैं। बर्फ़, इसका भी काफ़ी यूज होता है, बर्फ़ के अपवर्तनांक का भी तो ये होता है 1.31, जल का 1.33, ईथर का 1.35, एल्कोहल का 1.36, मिट्टी के तेल का यानी केरोसिन का 1.41, तारपीन के तेल का 1.43, क्लोरोफॉर्म का 1.45। ये एक सीरियल वाइज लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम क्राउन कांच का 1.52 और नमक का 1.54, नीचे कार्बन डाइऑक्साइड का 1.63। तो ये सभी यहाँ पर लगभग 17 जो अपवर्तनांक हैं वो दिए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। इनमें कुछ ही जो पदार्थ हैं उनका यूज किया जाता है जब भी निकाला जाता है। और ये यहाँ पर टाइटेनियम ऑक्साइड है, हीरा है, हीरे का भी काफ़ी यूज, हीरे का जो अपवर्तनांक है उसका भी काफ़ी यूज आपको देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल्स में। तो ये होता है 2.42।
आपको याद रखना है मेन हीरे का हो गया, फ्लिंट कांच का हो गया, और यहाँ पर नमक का हो गया, क्राउन कांच का आपको याद रखना है, और ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर जल का 1.33 ये होता है जल का अपवर्तनांक। तो इस प्रकार से हमने जो चैप्टर था हमारा किरण प्रकाश के, उसके अंतर्गत हमने अपवर्तन जाना और अपवर्तन के नियम के बारे में पढ़ा, और स्नेल के नियम और उसका व्यापक रूप और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले थे उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया, और अपवर्तनांक क्या होता है उसकी डिफिनीसन और कुछ पदार्थों के जो इम्पोर्टेंट अपवर्तनांक हैं उनके बारे में जाना। तो आज हम यहीं तक रखते हैं और ये क्लास बराबर कंटिन्यू रहेगी। तो इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं, आगे जो टॉपिक हैं उनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप इसी तरह से हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, और ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं जितना भी हमने आपको आज पढ़ाया है तो वो सभी आपको अवेलेबल हो जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। आप वहाँ पर जाकर वहाँ पर PDF अपलोड कर दी जाएंगी, तो आप वहाँ से इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी स्टडी लगातार निरंतर बनाए रखिए। धन्यवाद।